ये चिट्ठी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स रख दिया अकबर ने कि इसलिए मैं राज कर रहा हूँ। तुम किस बात पर राज कर रहे हो? तुम तलवार के नोक पर राज कर रहे हो? सबका मजहब बदलवा रहे हो या बोलो भाग जाओ? इतनी बड़ी बात बोल दी एक राजा को जो एक बहुत पुराने कंट्री का राजा है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप? तारिकिस्तान के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इससे पहले कि मैं एपिसोड शुरू करूं, आराम से बैठिए, लैंडस्केप मोड में कीजिए मोबाइल को और एपिसोड का मजा लीजिए। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते एक देश ने, ईरान ने इंडिया के ऊपर टिप्पणी की और फिर इंडिया ने भी उन पे टिप्पणी की। उनके तरफ से भी सख्त टिप्पणी आई थी, हमारे तरफ से भी सख्त रिस्पॉन्स गया। हालांकि हिसाब किताब तो यहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ये तारिकिस्तान है, हिस्ट्री की जगह। और क्योंकि हम जानते हैं कि मोहनजोदारो के टाइम से लेके 1947 तक ईरान इंडिया का फ्रेंड रहा है, इंडिया का कंपेटिटर रहा है और इंडिया का नेबरिंग कंट्री रहा है 1947 तक, पाकिस्तान के बनने से पहले। तो इसलिए हमारे रिश्ते भी बड़े नजदीकी रहे हैं। आज के डेट में भी इंडिया और ईरान के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो इतनी तीखी बयानबाजी जो दोनों तरफ से आई, आप न्यूज चेक कर लीजिएगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या यही तरीका है सीधे मुंह बात करने का, डिप्लोमेसी में वो भी? क्या इंडिया और ईरान का यही तरीका रहा है हिस्टोरिकली, सीधे मुंह बात करने का? तो मेरा तो ये मानना है कि सीधे मुंह बात करने का जो तरीका है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है। 1945 में जब एलाइज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली कि हम दुनिया के मॉनिटर्स बनेंगे, अगर हम दुनिया की मॉनिटरिंग करेंगे, हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को लीड करेंगे ताकि और वॉर्स ना हो। तो वो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स, वो दिन आज का दिन है, वो अपने कल्चर के हिसाब से डिप्लोमेसी करते हैं और ये वेस्टर्न स्टाइल है सीधे मुंह बात करने का। ईरान ने इंडिया के अल्पसंख्यकों के बारे में टिप्पणी की और इंडिया ने ईरान को बोला कि आप अपने रिकॉर्ड चेक कीजिए। इतना ब्लंट स्टाइल तो वेस्टर्न स्टाइल ही है। हमारा स्टाइल, एशियन स्टाइल ऐसा नहीं है। और तुरंत मेरा दिमाग जो है एक चिट्ठी पे गया था जो 1594 में, 16वीं शताब्दी में इंडिया के बादशाह अकबर ने ईरान के बादशाह शाह अब्बास को लिखा था। वो चिट्ठी लिखने की वजह ये थी कि शाह अब्बास 1588 में पावर में आए थे और बड़ी सख्ती से पेश आ रहे थे अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए और अपने जो विजन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और उनका विजन क्या था? इस्लाम में दो फिरके हैं, शिया और सुन्नी। शाह अब्बास शिया थे और उन्होंने डिक्लेयर किया कि ईरान पूरा शिया कंट्री होगा। अगर आप सुन्नी हो, अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप कोई और रिलीजन के हो, तो आपके पास 3 ऑप्शंस है, 3। या तो शिया फिरका कबूल कर लो, शिया फिरके के तौर तरीके कबूल कर लो, दूसरा है मौत, तीसरा है चले जाओ यहाँ से। ये शाह अब्बास ने 16वीं शताब्दी में डिक्लेयर कर दिया था ईरान में। इंडिया आए थे, किस दिन मौका मिला तो मैं उनके बारे में भी कुछ बताऊंगा आपको, जो जो ईरानियंस इंडिया आए थे, क्योंकि वो बड़े फेमस लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे वो, और इंडिया को काफी कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। तो उस दौर में अकबर बादशाह के 40 साल हो गए थे राजा बनने के, तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो लिखना चाहिए इस तरीके, क्योंकि अकबर सुन्नी थे तो कुछ तो लिखना चाहिए शाह अब्बास को। तो जब वो चिट्ठी के अंश आप पढ़ते हैं, उस चिट्ठी के अंश अकबरनामा में है मौजूद। अकबरनामा अकबर का बायोग्राफी है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हिस्ट्रीज है और अबुल फजल साहब ने लिखी है। वो इतनी अच्छी फारसी में लिखी है कि वो ईरानी लोग भी गच्चा खा जाते हैं उसे पढ़ते हुए। उस चिट्ठी में उन्होंने अपनी जो सुलह कुल की पॉलिसी के बारे में बताया है और शाह अब्बास को कहा है कि सुलह कुल की पॉलिसी उनको फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगेन मैं आपके ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहूंगा कि इंडिया ने किस तरीके से बोला कि आप अपना रिकॉर्ड देखो, आप अपना रिकॉर्ड दो, बस ऐसे ही सिंपल। जब अकबर चिट्ठी लिखते हैं उनको, तो वो उनको पैवंदे पाकी, चिट्ठी फारसी में लिखी गई थी, पैवंदे पाकी यानी कि पवित्रता का वंशज कहते हैं शाह अब्बास को। अब चिट्ठी में आप पढ़ेंगे कि क्या क्या नहीं बोला शाह अब्बास को अकबर ने, लेकिन पवित्रता का वंशज कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं सरशीर इजदादे बुलंद मर्तबे। इसका मतलब ये रूपक है, मेटाफर है। पवित्रता का वंशज बोलना वो भी एक मेटाफर था और ये भी एक मेटाफर है, रूपक है। उच्च पूर्वजों की खानदान की मलाई, मतलब अगर उच्च पूर्वजों की खानदान अगर वो दूध है तो शाह अब्बास मलाई है। ये एक मेटाफर है। तो वो कहते क्या है चिट्ठी में? मेरे पास
अकबरनामा का ये वाला जिल्द मिली नहीं फारसी में, वरना मैं फारसी का पढ़ के सुना देता ताकि आपको सेंस मिलता कि एटलीस्ट वो वाइब्रेशंस मिलते फारसी लफ्जों के, ताकि और नजदीक आप जाते कि अकबर ने लिखा क्या है। लेकिन मुझे वो मिला नहीं, तो मैं उसका आपको इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन मिला, तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि क्या बोला गया। संप्रभुता और मानवता के नियमों के अनुसार विरोध की अपेक्षा सामंजस्य और युद्ध की अपेक्षा शांति बेहतर है। और विशेष रूप से चूंकि विवेक प्राप्त करने के आरंभ से लेकर आज तक हमारा स्वभाव रहा है कि हम धर्म के भेदों और रीति रिवाजों की विविधता पर ध्यान न दें और मानव जाति के सभी कबीलों को ईश्वर का सेवक माने, इसलिए हमने सामान्य रूप से मानव जाति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। सामान्य रूप से इस महान सिद्धांत के आशीर्वाद जो उदारता के अनुरूप हैं ने एक बार फिर खुद को दिखाया है। इसको मैं एक बार अंग्रेजी में पढ़ दूं। As in the rules of sovereignty and religion of humanity, concord is preferable to opposition and peace better than war. And especially as it has been our disposition from the beginning of our attaining discretion to this day, not to pay attention to differences of religion and variety of manners, and to regard the tribes of mankind as the servants of God, we have endeavored to regulate mankind in general. The blessings of this lofty principle, which is in accord with magnanimity, have once again shown themselves. घुमा के ही बोला है, लेकिन वही बोला है जो बोलना चाहते थे, वही बोला है। क्या क्या बोला गया है? किसी से लड़ने के बजाय शांति से रहो, युद्ध से बेहतर शांति है, मिल बांट के रहो, धर्मों के बीच में जो फर्क है उस पे तवज्जो मत दो, और इंसानों के अलग अलग जो कबीले हैं या अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, संप्रदाय हैं, उनके अलग अलग तौर तरीकों पे ज्यादा तवज्जो मत दो, क्योंकि सब भगवान के ही हैं। और हम क्योंकि ये चीज को फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा हक बनता है सबको रूल करना। मतलब आप समझ रहे हैं कि इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि क्योंकि आप ये फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए आपका हक नहीं बनता सबको रूल करना। आप सीखो तब आपका हक बनेगा। आप मैग्नानिमिटी, एक बड़े दिल के साथ रूल करना सीखो, तो अब जाके आपका हक बनेगा। इतनी बड़ी बात एक राजा को, जो एक बहुत पुराने कंट्री का राजा है, उसको इतनी बड़ी बात बोल दी, ये कोई आम चीज नहीं है। लेकिन ये तरीका है हमारा एशिया का डिप्लोमेसी का। अभी पिछले हफ्ते जो एक्सचेंज हुई है इंडिया और ईरान के बीच में कि हो ये क्या हो रहा है अल्पसंख्यकों को लेके, और इंडिया की तरफ से हो ये क्या बोल दिया, तुम अपना देखो, ये कोई तरीका नहीं था हमारा। हमारा तरीका ये था कि बड़े दिल से, क्योंकि हम बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि हम अलग अलग संप्रदायों के बीच में भेदभाव नहीं करते, हम बड़े दिल वाले हैं, इसलिए हमें राज करने का अधिकार है। उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स रख दिया अकबर ने कि इसलिए मैं राज कर रहा हूँ। तुम किस बात पर राज कर रहे हो? तुम तलवार के नोक पर राज कर रहे हो? सबका मजहब बदलवा रहे हो, या बोलो भाग जाओ? तो ये चीजें हैं, ये चिट्ठी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दर्शाने के लिए कि इंडिया और ईरान के बीच में डिप्लोमेसी कैसे होती थी। और आज के जो लोग हैं जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं इंडिया और ईरान के बीच में, उनको इस चिट्ठी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से डिप्लोमेसी की जाए। क्योंकि हमारे जो दो देश है बहुत पुराने देश है, पाकिस्तान तो अभी बना है, हमारे जो दो देश है बहुत पुराने देश हैं, हमारे रिश्ते भी बहुत पुराने हैं, हमारे इंटरेस्ट्स सेम हैं। मेरा ये मानना है कि हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है वो एक फॉर्मल कल्चर है, और वेस्टर्न का जो कल्चर है वो इनफॉर्मल कल्चर है। वो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लोग ब्लंटली बात करते हैं, सीधे मुंह पे बोल देंगे। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। तो हमारी डिप्लोमेसी भी हमारे कल्चर के अनुसार होने चाहिए, ना कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होके। ऐसा मेरा मानना है। खैर, ये मेरी ओपिनियन थी। आप अपनी ओपिनियन बताएं कमेंट सेक्शन में कि कल्चर कैसा हो, कि हमारे डिप्लोमेट्स को किस तरीके से बात करनी चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए एक दूसरे पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में आपको ये एहसास दिला पाऊँ, आपको ये इन्फॉर्मेशंस दे पाऊँ, आपको ये दिखा पाऊँ कि इंडिया और ईरान कितने पुराने देश हैं और हमने एक दूसरे से कितनी सारी चीजें सीखी हैं। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू।